हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, आज क्लास शुरू करने वाले हैं हम 10th क्लास का। ये हमारा बायोलॉजी का लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 शायद। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उसका लेक्चर नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में। अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, और इन 3 लेक्चर में हम क्या देख चुके हैं। 3 लेक्चर में हम देख चुके हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो लाइफ प्रोसेस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था आपका मूवमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है। आई बात समझ में। उसके अलावा हमने आपका न्यूट्रिशन के बारे में हमारी बात चल रही थी। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन वो है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को यूटिलाइज करता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जिसकी बेनिफिट क्या है, जिससे बॉडी की ग्रोथ में हेल्प होती है, रिपेयरिंग होती है, बॉडी को मेंटेन करने का काम है। 2 तरह से ऑर्गेनिज्म फूड ले सकते हैं, एक होता है आपका ऑटोट्रोफिक, एक होता है हेटरोट्रोफिक। ठीक है, आज हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के ऊपर बात करेंगे। हालांकि मैंने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको बेसिक सा आइडिया दे दिया था। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है, ऑटो मतलब सेल्फ, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रोड्यूस कर रहा है, खुद से प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल क्या हो गए, प्लांट हो गए। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होगा जिसमें ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट के ऊपर या प्लांट के प्रोडक्ट के ऊपर, एनिमल के ऊपर या एनिमल के प्रोडक्ट के ऊपर क्या करता है, अपना फीड करता है, वहां से फूड के उनके ऊपर डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए। उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। 10th क्लास के अंदर बच्चे अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं, अपना खाना खुद बनाना और दूसरों से बनवाने का मतलब क्या है। कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी मम्मी भी घर के अंदर खाना अपना खुद बनाती है, तो क्या हमारी मम्मी ऑटोट्रोफिक हुई और हम अपनी मम्मी के हाथ से बना हुआ खाना खाते हैं, मतलब हम हेटरोट्रोफिक हुए। नहीं, ऑटोट्रोफिक का मतलब ये, आपकी मम्मी जिस चीज को पका रही है, जिस चीज को बना रही है, वो चीज प्लांट से आती है या एनिमल से आती है। ऑब्वियस सी बात है। आपको पनीर बनाना है, पनीर एनिमल का प्रोडक्ट है। आपको कोई सब्जी बनानी है, सलाद बनाना है, वो आपके प्लांट के प्रोडक्ट है। मतलब आपकी मम्मी ने सलाद लाई, सलाद बनाने के लिए जो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए, सैलेड बनाने के लिए खीरे वगैरह चाहिए, वे कहाँ से आ रहे हैं, प्लांट से आएंगे। आई बात समझ में। अब सवाल ये है कि एक्चुअल में इनमें होता क्या है, क्यों, क्या वजह ऐसी है कि जिसकी वजह से हम जो है फूड खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। आपके घर में अगर खाने की प्रॉब्लम होती है कि आज क्या बनना है क्या नहीं बनना, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि बाहर ग्राउंड से घास उखाड़ कर लिया है और आपको बोला कि इसकी रोटी बना लो, इसके पराठे बना लो या इसकी सब्जी बना लो। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। इसका भी लॉजिक समझ में आएगा कि क्यों सभी चीजें, सभी ग्रीन प्लांट को खाने योग्य नहीं है। इस शुरुआती दौर में जिस टाइम ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था, किसी ने तो सोचा होगा कि हमें क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हमारे सामने इतनी सारी वैरायटीज हैं। आज आपको पता है कि चावल खाना है, नहीं खाना है, कौन सा फल खाना है, कौन सा नहीं खाना है, किससे दूर रहना है, किसके पास रहना है, गेहूं की रोटी कैसे खाई जाएगी, इसको पकाया जाएगा। सारी चीजें हम यहाँ पर ये इस सभी के ये इन सब के अंदर छिपी हुई है, ये बात है। आई बात समझ में। अब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपको बता दूं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन आज हम पूरा कर लेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो आज का हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, आज का हमारा है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तोड़ दो भैया वर्ड को। न्यूट्रिशन का मतलब है फूड लेने का तरीका, यूटिलाइज। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड जिस तरह से यूटिलाइज करता है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। आई बात समझ में। ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या हो गया, सेल्फ। ठीक है, कोई भी प्लांट जो उसका जो फूड वो ले रहा है, कोई भी प्लांट जिस फूड को वो ले रहा है, अगर वो उसे खुद से बना रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म को, प्लांट नहीं बोलेंगे सॉरी हम यहाँ पर अभी, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना फूड जो ले रहा है, जिस फूड को वो ले रहा है, वो फूड वो खुद से बना रहा है, तो उस प्लांट को या उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। और जनरली हमारे यहाँ पर जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स। क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। जो आपके प्लांट्स देखने मिलते हैं ना, प्लांट्स जो होते हैं आपके, वे क्या होते हैं, वे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं आपके। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, ये आई बात समझ में। तो ये क्या होता है, ये आपके ऑटोट्रॉफ्स हो गया। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। क्या केवल प्लांट्स से ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, नहीं, बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। बैक्टीरिया जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पाइरो वगैरह इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, जो आपके ये मान के चलिए आपके जो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है, वे भी क्या करते हैं आपके, वे भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका भी होता है, माइक्रोब्स का। आई बात समझ में। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं आपके, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं आपके ग्रीन प्लांट। ठीक है, अब सवाल ये है कि ग्रीन प्लांट के अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो अपना खाना खुद बना रहा है। ठीक है, देखो एक्चुअल में मैं
आपको बताता हूँ, इधर ध्यान से देखिएगा, इस चीज को नोट करते हुए जाना, मैं आपको बाद में वो दे दूंगा। देखो ये एटमॉस्फेयर से क्या आई, एटमॉस्फेयर से सनलाइट आई क्या, बिल्कुल। ये लीजिए, ये सूरज की किरणों ने, सूर्य देव ने क्या दिया, सनलाइट दी। जमीन से क्या निकला, वाटर निकला अंडरग्राउंड से। एयर से, एटमॉस्फेयर से क्या ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली। ठीक है, ये आपका एक प्लांट है कोई भी, ठीक है, ग्रीन प्लांट है। प्लांट सनलाइट को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वाटर को लेता है। कोई भी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से लेगा, एटमॉस्फेयर से लेगा। प्लांट के अंदर जिस स्ट्रक्चर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, या प्लांट के अंदर जिस स्ट्रक्चर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, या कोई भी गैस एंटर या एग्जिट करती है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू लेता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वाया स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा प्लांट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो वाटर और मिनरल्स, वाटर के साथ साथ यहाँ पर मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, तो प्लांट वाटर और मिनरल्स जो लेता है वो किसके थ्रू लेता है, वाया रूट्स के थ्रू लेता है। आई बात समझ में। जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, उसके थ्रू प्लांट क्या लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। जो लीफ होती है, पत्तियां, स्टोमेटा कहाँ देखने मिलती है आपको, स्टोमेटा लीफ के अंदर देखने मिलती है। ठीक है, वो कहाँ देखने मिलती है आपको, वो होगा आपके इसमें लीफ के अंदर स्टोमेटा देखने मिलता है आपको, और उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है प्लांट के अंदर। ठीक है, अब सनलाइट जो है, सनलाइट भी क्या, हाँ, सनलाइट जो लीफ के ऊपर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लीफ की जो सेल होती है या प्लांट की जो सेल होती है, उसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है और आपको इसके अंदर का स्ट्रक्चर भी बता रखा है। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल का किचन, जहां पर प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या देखने मिलेगा, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्लोरोफिल पिगमेंट देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट देखने पड़ेगा। और पिगमेंट ये क्या है, ये एक पिगमेंट है। और पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट कोई भी चीज विच इम्पार्ट कलर, कोई भी चीज जो क्या करती है, जो इम्पार्ट कलर, किसी भी चीज को कलर प्रोवाइड कराने का जो काम होता है, स्पेशली लिविंग सिस्टम को, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है पिगमेंट। तो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कलर प्रोवाइड करा रहा। अच्छा, क्लोरोफिल किस तरह का कलर प्रोवाइड कराता है, क्लोरोफिल कलर प्रोवाइड कराता है जनरली ग्रीन कलर का। ठीक है, जनरली क्यों बोला, आगे हायर क्लासेस में समझ जाएंगे आप। ठीक है, 11th क्लास के लिए छोड़ देते हैं इस चीज को। तो फिलहाल आप इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक सेल ऑर्गेनल, मैंने कहा था ना कि टूल्स, कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है बिजली बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। बिजली बनाने वाला ऑर्गन सेल के अंदर कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट के अंदर खाना बनाने वाला ऑर्गन कौन सा होता है आपका, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वो पिगमेंट क्या करता है, कलर इंपार्ट करता है, जो कि ग्रीन कलर होता है। अब इस क्लोरोफिल पिगमेंट के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि सनलाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। इस पिगमेंट के अंदर भी क्या होती है, इस पिगमेंट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि सनलाइट को क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसीलिए प्लांट सनलाइट को जो एब्जॉर्ब करता है या ट्रैप करता है, वो किसके थ्रू करता है, क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। आई बात समझ में। और ये चीज अब आपसे छुपी नहीं है कि क्लोरोफिल क्या है, ये एक पिगमेंट है। ठीक है, किस कलर का, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जनरली। और ये क्या करता है, ये ट्रैप करता है या एब्जॉर्ब करता है, किसे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है या ट्रैप करता है, किसे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखो, अब प्लांट ने अपना खाना बनाने के लिए क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया। ये दोनों के दोनों चीज क्या है आपकी, ये दोनों की दोनों बच्चों, जो प्यारे बच्चों, जो चीज है वो होती है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। दो चीज आते हैं, देखो दो चीज आते हैं, दो तरह के कंपाउंड होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर शायद मैंने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन एक चार्ट जरूर बताया होगा कि मैटर वो जो इसको, जो सॉलिड मैटर वो जो इसका कुछ मास और जो ऑक्यूपाई कर सकता हो स्पेस को, जिसे आप किसी भी सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, दो तरह का होता है, एक होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस भी दो तरह का होता है, एक होता है कंपाउंड, एक होता है आपका एलिमेंट। और कंपाउंड भी दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन आपको देखने मिलता हो कंपलसरी तौर पर। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन देखने मिले, मतलब हाइड्रोकार्बन देखने मिले। ठीक है, क्या देखने मिले, हाइड्रो, देखो हाइड्रोकार्बन, इसे तोड़ दो हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रो वर्ड कहां से आया, हाइड्रोजन से,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हो सकती है उसके अंदर, और कार्बन, यानी ये 3 वर्ड जिसके अंदर 3 एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन आपको तो कंपलसरी है। और ये अगर जिसके अंदर आपको कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ दिखाई पड़ गए वो क्या होगा आपका, वो हाइड्रोकार्बन कहलाया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहलाया जाएगा। ठीक है, और उस हाइड्रोकार्बन को, वही हाइड्रोकार्बन जो होता है आपका क्या होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और जिसके अंदर इन दोनों नहीं है, अब जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैसा कंपाउंड है, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन कार्बन नहीं है। कंपलसरी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए इनऑर्गेनिक है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, ये भी इनऑर्गेनिक हो गया। तो ये सभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। प्लांट क्या करता है, प्लांट इन चीजों को, सभी चीजों को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में सनलाइट ली किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट सेल बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करी, गैस एंटर है स्टोमेटा के थ्रू, जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल भी आपके, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, जो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स होती है ना, अभी आपको इसके बारे में बना के दिखाऊंगा। जो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स होती है उनके बीच में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वहीं से ट्रैप होती है। ठीक है, उसके बाद में वाटर और मिनरल्स को रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, और प्लांट सेल इन सभी चीजों को इनटेक करने के बाद में इनकी प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल रिजल्ट जो निकालता है वो निकालता है, एक होता है ग्लूकोज का और एक होता है आपके ऑक्सीजन। अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये होता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। इसी ग्लूकोज के अंदर, इसी मॉलिक्यूल के अंदर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, और यही वो चीज है जिसकी वजह से हम फल खाते हैं, जिसकी वजह से हम सब्जी खाते हैं। अगर किसी भी घास को आप नहीं खा पा रहे हैं, आपका पेट नहीं भर रहा है, तो समझ जाना उसके अंदर ग्लूकोज नहीं है। जो आप नॉर्मल जो दूब ग्रास होती है उसके अंदर इतना अच्छा अमाउंट में ग्लूकोज नहीं है, इतना ज्यादा फूड उसके अंदर नहीं है, इसीलिए आप उसके पराठे नहीं खाते, दूब घास के पराठे नहीं खाते, आइवा समय में उसका साग बनाकर नहीं खाते। जबकि आप चने का साग बना लेते हो, पालक का साग बना लेते हो, क्यों, क्योंकि उनके अंदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट और इसेंशियल अमाउंट में ग्लूकोज मौजूद है। इसीलिए जिस चीज के अंदर ग्लूकोज है वही चीज हमारे खाने के योग्य है, जिस चीज के अंदर ग्लूकोज नहीं है वो चीज हमारे खाने लायक नहीं है। प्लांट और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की यही बात है। ठीक है, क्लियर है। तो ग्लूकोज क्या है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, इसमें बहुत, ये एक तरह से एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एनर्जी मौजूद है। और यही एनर्जी, इस ग्लूकोज के अंदर की जो एनर्जी है ना, वही एनर्जी को हम बाद में यूटिलाइज करते हैं, और उसी एनर्जी से हम अपना जीवन क्या करते हैं, यापन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। और एक्चुअल में ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। देखो, आपकी बॉडी के अंदर फूड 3 तरह से अवेलेबल हो सकता है। आपकी बॉडी के अंदर जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर जो आपके बायो मतलब लाइफ और लिविंग सिस्टम के अंदर, जो आपको लिविंग सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं। 3 तरह के बायोमोलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनसे आप प्राइमरली फूड ले सकते हैं। एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। एक होता है आपका प्रोटीन होता है। एक होता है आपका फैट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, लिपिड होता है। आई बात समझ में। तो बॉडी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से फूड लेती है, उसके बाद में फैट से फूड लेगी, और सबसे लास्ट में प्रोटीन से फूड लेगी अगर नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा अगर आप 1 दिन 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो भी जिंदा रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर, आप डेली खाना खा रहे हैं, जितना आपकी बॉडी को जरूरत है उतना बॉडी यूज कर लेगी, और बाकी को फैट के अंदर, प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करके कहाँ कर लेगी, बॉडी के अंदर स्टोर कर लेगी। इमरजेंसी की कंडीशन में आपकी बॉडी एक तरह से गोडाउन है किन चीज का, कार्बोहाइड्रेट का। अल्टीमेटली अगर बॉडी स्टोर होगी, कार्बोहाइड्रेट की अगर बॉडी स्टोर होगी तो वो किसके अंदर होगी, अलग अलग फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रेटेड कार्बन की बात करें, यानी कार्बन हाइड्रेटेड हो गया। हाइड्रेटेड मतलब वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। ये इस तरह से CX और Y, और X और Y की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, एक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी हाइड्रेटेड कार्बन जो हो गया, आप ये समझिए फिलहाल मोटे से तौर पर आपकी बॉडी के अंदर जो फूड होता है वो 3 फॉर्म में पॉसिबल हो सकता है, एक कार्बोहाइड्रेट में, एक प्रोटीन में, एक फैट या लिपिड के अंदर। आई बात समझ में। तो ग्लूकोज क्या है आपका, ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, एक तरह की फूड फॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके अलावा जो आपका ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की खास बात यही है, ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब है एडिशनल प्रोडक्ट है, गैस के तौर पर ये ऊपर रिलीज हो जाएगी। मैंने निशान लगाया ना, ये वाला निशान लगाया, शायद आपको अब देख पाओ इसे, ये वाला निशान लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलीज हो गए बाहर एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट मेंटेन है 21% के आसपास का, वो इसी ऑक्सीजन की वजह से प्रेजेंट है। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने का काम, चलिए, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस करने के बाद में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वही ऑक्सीजन पूरे एनवायरनमेंट को चलाती है, पूरे के पूरे बायोस्फीयर को चलाती है, पूरी की पूरी धरती के ऊपर जितनी भी लाइफ मौजूद है उन्हें चलाती है। और वही प्लांट क्या करते हैं, जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, उसी ग्लूकोज की वजह से ही सभी लोग क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाओ, क्योंकि प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बच्चों, प्लांट ग्लूकोज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आई बात समझ में? क्लियर है बात आपके यहाँ पे? चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन एक तरह का बाय प्रोडक्ट है। अब ये ऑक्सीजन आई कहां से? देखो, आपने वाटर लिया था क्या, ये वाटर लिया था क्या, ठीक है, ये वाटर लिया था। अब इस वाटर को तोड़ दिया जाता है, इस वाटर को तोड़ दिया जाता है, वाटर का आप क्या क्या बोल सकते हैं, आप इसे वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ब्रेकडाउन वाटर का होने की वजह से ऑक्सीजन कहां से आती है? ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना। जो पानी का मॉलिक्यूल होता है ना, आपको जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो टूटता है, और उसी के टूटने की वजह से ऑक्सीजन तो बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई। अब बचा क्या? अब क्या बची? हाइड्रोजन बची। अब वो जो बची हुई हाइड्रोजन है, उसी हाइड्रोजन को कहां जोड़ दिया? कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जोड़ दिया। कहां जोड़ दिया? कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जोड़ दिया। और वही जोड़ने के बाद में जो बनता है वो होता है ग्लूकोज आपका, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस आपको मैंने बताया था, ये एंटायर जितना भी ये प्रोसेस है आपको सामने मैंने रखा है, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, जिसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन प्लांट अपना फूड किस तरह लेते हैं, वे करते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों फोटोसिंथेसिस? फोटो का मतलब सनलाइट, फोटो का मतलब क्या हो गया? सनलाइट, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब हो गया प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फूड प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया कि फूड प्रिपेयर हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है? ये पूरा का प्रोसेस आपका जो है वो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस कहलाया जाता है। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लेना बाद में, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे स्टोमेटा की। डस्टर कहाँ गया? स्टोमेटा की बात करते हैं। देखो, स्टोमेटा मैंने आपको बताया कहां प्रेजेंट होते हैं? लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होते हैं? लीफ के ऊपर, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको ध्यान से देख लेना। स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होता है? चलिए, स्टोमेटा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, स्टोमेटा एक्चुअल में होता क्या है ये बताओ बच्चों। स्टोमेटा वर्ड आया है स्ट्रोमा से। कहां से वर्ड आया? स्ट्रोमा। कहां से वर्ड आया? स्ट्रोमा या स्टोमा, स्टोमा भी बोलते हैं इसे, ठीक है। देखो, ये स्टोमा है ना, शुरुआत का वर्ड है, ये यहीं से है, ठीक है। स्टोमा से आया। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है पोर, कोई भी छेद, कोई भी सुराख, कोई भी ओपनिंग, ठीक है। पोर या ओपनिंग, एक ओपनिंग है लीफ के अंदर। क्या है? एक ओपनिंग है लीफ के अंदर। कोई भी पोर है, कोई भी आपका ओपनिंग है लीफ के अंदर, उस ओपनिंग को क्या बोला जाता है? उस ओपनिंग को बोला जाता है स्टोमेटा। यानी लीफ के अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक पोर मौजूद होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा लीफ की अपर सरफेस के ऊपर और लोअर के ऊपर भी देखने मिल सकते हैं आपको। तो ये लीफ की सरफेस के ऊपर देखने मिलते हैं। स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस। जो पत्तियां होती हैं, जो लीफ होती है, उसकी सरफेस के ऊपर ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज का। क्या काम होता है? गैसियस एक्सचेंज का। याद करो, मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड वाया स्टोमेटा एंटर करती है किसके अंदर? प्लांट के अंदर। और जो ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है ना, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट की बॉडी से बाहर निकलता है। इसीलिए क्या वर्ड बोला? गैसियस एक्सचेंज। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है किसकी वजह से? स्टोमेटा की वजह से। ऑक्सीजन गैस बाहर निकल पा रही है किसकी वजह से? आपके स्टोमेटा की वजह से। तो जैसे लंग्स हो गए ना, आपके लंग्स हो गए कि लंग्स के अंदर हवा आना और लंग्स के अंदर हवा जाना, इस तरह का इसका काम होता है। आए बात समझ? तो स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा का सबसे पहला काम, प्राइमरी काम क्या? प्राइमरी काम है इसका गैसियस एक्सचेंज करने का काम है। क्या काम है? गैसियस एक्सचेंज का। उसके अलावा एक और काम है इसका, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या हो गया? रिमूवल ऑफ वाटर। क्या हो गया? रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है।
वाटर का रिमूवल होना। प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर आपने देखा होगा कि कभी कभी आप दोपहर, जब तेज दोपहर में धूप के अंदर चलते हैं, ज्यादा धूप के अंदर चल रहे होते हैं, तो आप किसी पेड़ के नीचे होते हैं तो आपको ठंडी ठंडी फुहार सी महसूस देती है। देखो, ट्रांसपिरेशन एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जैसे आपको पसीना आता है ना, पसीना बिल्कुल एग्जैक्ट मैकेनिज्म है ट्रांसपिरेशन का प्लांट के अंदर। आपको जब ज्यादा गर्मी लगती है, आपकी देखो हर बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और एंजाइम जो होते हैं वो टेम्परेचर से सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर घटाओगे या बढ़ाओगे तो एंजाइम के काम करने का प्रोसेस घटेगा या बढ़ेगा। जब एंजाइम के काम करने का प्रोसेस घटेगा बढ़ेगा, जितनी भी तरह की केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं वे भी अफेक्ट होंगी। वो अफेक्ट होगी तो मतलब ऑर्गेनिज्म जो कि काम कर रहा है वो भी अफेक्ट होगा। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। तो ट्रांसपिरेशन, अब जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा, बाहर के एनवायरमेंट में ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो एंजाइम सिस्टम फेल ना कर जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, हम तो भैया पसीना निकालने लग जाते हैं, और प्लांट क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर की वजह से वे बॉडी को ठंडा रखने की कोशिश करते हैं, कूल रखने की कोशिश करते हैं, ताकि बॉडी का एंजाइम सिस्टम फेल ना कर जाए। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर का रिमूवल करता है। एक तरह से जैसे स्वेट, पसीना, हमारा ह्यूमन का पसीना निकलता है, उसी तरह प्लांट के अंदर क्या निकलता है, ट्रांसपिरेशन निकलता है। ये उसका क्या होता है, ये उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। आई बात समझ में? क्लियर है बात? ठीक है भैया, यहां तक क्या? चलिए, अब इसके बाद में अगर मैं आपको इसके स्ट्रक्चर की बात बताऊं, इसके स्ट्रक्चर की बात मैं बताता हूं आपको। देखो, स्ट्रक्चर इसका ध्यान से देखिएगा। वैसे मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी नहीं है, पर फिर भी आप प्लीज इसे क्या करें, बियर कर लें इससे। समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से देखने मिलेगा आपको। आई बात समझ में? ये क्या होंगी ये सब बताऊंगा आपको, डोंट वरी। इसको ध्यान से देखिएगा, हालांकि आपके उसके अंदर भी डायग्राम है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, ये जो आपको किडनी, ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर दिखाई देखना पड़ रहा है ना, जिसके ऊपर मैं आउटलाइनिंग से कर रहा है, ये वाली, ये वाला, ये जैसे को किडनी की तरह का शेप, राजमे की शेप का, ये जो दोनों के दोनों है। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम गार्ड सेल। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है गार्ड सेल। गार्ड का मतलब होता है सिक्योरिटी गार्ड। देखा आपने, किसे गार्ड कर रहे हैं, इस ओपनिंग को। ये वो ओपनिंग है, ये ओपनिंग है किसकी, ये पूरा का पूरा ये स्ट्रोमेटल एपरेटस है। इसे ही क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है स्ट्रोमेटा या स्ट्रोमा बोला जाता है। आई बात समझ में? तो ये क्या है, ये ओपनिंग है या स्ट्रोमा है या ओपनिंग है या स्ट्रोमेटा है, इसी को प्रोटेक्ट करती है क्या, कौन, गार्ड सेल। इसी गार्ड सेल के अंदर क्या देखने मिलता है आपको, ये जो दाने दाने ग्रेन्यूल्स से दिखाई पड़ रहे हैं, ये देखने पड़ेंगे आपको किसके ग्रेन्यूल्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेन्यूल्स हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? उसके अलावा एक लेयर ये मैंने बना रखी गार्ड सेल को, बाहर की लेयर है। ठीक है, ये जो है, ये क्या है, ये होती है आपकी सब्सिडरी सेल्स। क्या होती है, सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे इनके बारे में, अभी तो नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लीजिए। फिर ये लीफ सी, ये पत्ती ऐसी दिखाई पड़ रहे हैं बड़े बड़े से, इन्हें बोला जाता है एपिडर्मल सेल। ठीक है, क्या बोला जाता है, एपिडर्मल सेल। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। गार्ड सेल किसकी ओपनिंग को कंट्रोल रेगुलेट करती है, ये आपके स्ट्रोमेटा की ओपनिंग को, इसको कवर करने का काम किसका है, एपिडर्मल, इसको सब्सिडरी सेल्स का, सॉरी। और एपिडर्मल सेल इसको क्या करते हैं, फर्दर प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। आई बात समझ में? अब प्लांट के अंदर जो भी स्टोमेटा बंद होगा या ओपन होगा या क्लोज होगा, ठीक है, प्लांट के अंदर जो भी कोई स्टोमेटा बंद होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा, उस चीज को कंट्रोल करने का काम किसका है, इन गार्ड सेल का काम है। यानी इसे जो बोल रहे थे, इसे बोलते हैं ओपनिंग स्ट्रोमा, स्टोमेटा या स्टोमेटल पोर भी बोला जाता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर स्टोमेटल पोर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, स्टोमेटल पोर लिखा हुआ है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, तो स्टोमेटल पोर है, इसे प्रोटेक्ट करने का काम, स्टोमेटल पोर की ओपनिंग कब होगी, खुलेगा कब, इस चीज को मेंटेन करने का काम कौन है, गार्ड सेल का। यानी गार्ड सेल रेगुलेट दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग होगा या स्टोमेटा खुलेगा या स्टोमेटा बंद होगा, इस काम को रेगुलेट करने का काम किसका है, गार्ड सेल का काम है। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यही क्या करते हैं, यही सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ये आपके स्टोमेटा के बारे में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। आई बात समझ में? अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, देख लेना इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हटा था मैं अभी यहाँ से बीच में से, देख लेना। उसके बाद में चलते हैं रॉ मटेरियल। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल किया आपने, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल आपने यूज किया, क्लोरोफिल का इस्तेमाल किया। अरे किया है, नहीं किया,
क्लोरोफिल के अलावा, इसके अलावा आपने सनलाइट का भी यूज़ किया, सनलाइट को ट्रैप किया, किसने, क्लोरोफिल ने ट्रैप किया। उसके अलावा वाटर का यूज़ किया, मिनरल्स का यूज़ किया, ठीक है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया। ये सभी क्या हैं, ये सभी रॉ मटेरियल हैं किसके, ये सभी रॉ मटेरियल हैं किसके लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या होते हैं, ये होते हैं क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी के सभी रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट होगा, जैसे कि इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ है, लीव्स, यानी लीव्स के अंदर। और लीव्स के अंदर भी किस जगह पर, लीव्स के अंदर भी किस जगह पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस किस जगह पर होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। आई बात समझ में। अब एक अगली इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल रिएक्शन। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उसे देखिए। देखो केमिकल रिएक्शन होती है 6CO2 प्लस 6H2 प्लस 12H2O, ठीक है, गिव्स अस C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O। ये होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। आइए, ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट देखिए, देख फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक तरह का आपके रिडक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। कैसा प्रोसेस है, रिडक्टिव, जहां पर रिडक्शन हो रहा है। उसके अलावा ये आपका एनाबॉलिक प्रोसेस भी है। कैसा प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस भी है। अब दो वर्ड आए, रिडक्टिव और एनाबॉलिक। अब देखिए, एक चीज, दो चीज होती है जो आप केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। एक रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन। अगर किसी भी कंपाउंड्स में आप ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, किसी भी कंपाउंड में आप ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन के जोड़ने को या ऑक्सीजन के एडिशन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन के एडिशन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। अगर किसी, या ऑक्सीजन को ऐड कर रहे या फिर हाइड्रोजन को बाहर निकाल ले, दो चीजें हैं, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे या आप हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे। इन दोनों में से अगर आप कोई भी एक काम करें, चाहे आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, चाहे आप हाइड्रोजन को बाहर निकाल ले, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। अगर प्लांट के अंदर आप हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं, पहले क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं और हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन को जोड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को निकालना ऑक्सीडेशन। अब दूसरा, ऑक्सीजन आप निकाल रहे और हाइड्रोजन जोड़ रहे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन होता है। वाटर मॉलिक्यूल टूटता है किसमें, वाटर मॉलिक्यूल टूटता है H2 में और O2 में, ठीक है। ये जो O2 है ये ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकल गई, नहीं निकल गई। अब बचा क्या, ये H2 बचा। ये H2 कहां जाकर जुड़ गया, ये इसके यहां जाकर जुड़ गया। आए बात समझ में। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर आप चाहें तो उसे खुद भी देख सकते हैं कि इधर कितने मॉलिक्यूल हैं, 12 मॉलिक्यूल हैं। 12 मॉलिक्यूल में यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन चाहिए, 12 हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पर कितनी हाइड्रोजन निकालनी पड़ेगी हमें, 12 दूनी टोटल 24 हाइड्रोजन है। 24 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर ये 12 निकालनी, तो 6H2 बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यानी 6 मॉलिक्यूल। अगर मैं इधर इस ध्यान से देखिए, थोड़ा टिपिकल हो सकता है, समझ में ना है कोई बात नहीं, तो जस्ट मैं ऐसे बता रहा। 12 मॉलिक्यूल वाटर को आप ऐसे कर लो, 6H2O ऐसे लिख लो, 6H2O इस तरह से लिख लो, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। 6 और 6 भी 12 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। अब 6H2O मॉलिक्यूल को तोड़ दो, 6H2O मॉलिक्यूल में क्या हो गया, 6H2 तो ये आ गया और 6 ऑक्सीजन ये आगे निकल गए, ठीक है, क्लियर है। और ऑक्सीजन भी O2 की फॉर्म में निकलेगी। 6 ऑक्सीजन तो यहां आ गई है, ठीक है, आ गई ऑक्सीजन, और 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपके यहाँ आ गया। अब ये जो H2 है यानी 6 दूनी 12, ये 12 के 12 जाकर कहाँ जुड़ जाएंगे, ये 12 के 12 जाकर यहाँ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोला, अच्छा 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है, इसमें से 6 ऑक्सीजन निकलकर वो क्या कर जाएगी, 6 ऑक्सीजन बाहर निकलकर इसी के साथ में मिलकर वो एलिमिनेट कर जाएगी यहाँ से। सिर से ऊपर को गया, कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मकसद मेरा ये था कि वाटर मॉलिक्यूल जब टूटेगा उससे जो ऑक्सीजन निकलेगी वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकल जाएगी। जो हाइड्रोजन बचा होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाएगा। हाइड्रोजन के जोड़ने को, किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन के जोड़ने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर है, यही वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। इसके अंदर हाइड्रोजन को आपने जोड़ दिया, H2 जोड़ने के बाद में क्या बना, C6H12O6 बना। तो इस प्रोसेस को, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। इसीलिए फोटोसिंथेसिस एक रिडक्टिव प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस बनने का मतलब ये है कि जहां पर आप किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट अगर टूट रहा है, कट रहा है, तो
कैटाबॉलिक बोल लेंगे, कैटाबॉलिज्म बोल लेंगे। प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो एनाबॉलिज्म बोल लेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी तरह की केमिकल रिएक्शन होती है उन्हें मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोला जाता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह की होती है, या तो एक किसी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बनेगा, या किसी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट टूटेगा। मेन प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक बोलेंगे। अगर मेन प्रोडक्ट टूट जाए तो उसे क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक बोलेंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक रिडक्टिव प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। यहां तक बात समझ में आई? अब 12 वाटर मॉलिक्यूल इधर के, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है आपकी, लेकिन समराइज करके हम इसे कैसे लिखते हैं, समराइज करके देखिएगा। इधर 12 मॉलिक्यूल है, इधर 6 मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल को इधर लाओ, 12 में से 6 गए मतलब 6 मॉलिक्यूल, तो इसे फाइनल इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स अस C6H12O6 और प्लस 6O2। ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और यही आपके फाइनल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। कैसे आई है? 12 मॉलिक्यूल वाटर का है और 12 मॉलिक्यूल 6 इधर हैं, 6 इधर ले आए, 12 में से 6 गए, कितने बचे? 6H2 बढ़ जाए तो 6CO2 प्लस 6H2 गिव्स अस C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहां से बाहर एलिमिनेट कर जाते हैं। एग्जैक्ट रिएक्शन ये है, कन्वेंशनली हम इसे भी नोट कर देते हैं। तो ये आपके फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हुई। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जो स्टेप होते हैं वे क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सॉरी इस टॉपिक का, फोटोसिंथेसिस वाले का, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा। जो फोटोसिंथेसिस का स्टेप्स हैं, स्टेप्स में आपके 3 या 4 स्टेप हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो सनलाइट है एब्जॉर्ब होगी, क्या होगी? एब्जॉर्प्शन होगा किसका? सनलाइट का। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, अब लाइट क्या है? ये भी एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद में सनलाइट के अंदर की जो लाइट एनर्जी है ना, यानी सनलाइट को क्या हो, ये एक तरह की एनर्जी है। कैसी एनर्जी है? लाइट एनर्जी। इस लाइट एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और यही एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। किसके लिए? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए। यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है और वाटर की क्या होती है? वाटर का स्प्लिटिंग अप टू होता है। तो यानी सेकंड स्टेप में क्या हो गया? सेकंड स्टेप में आपके ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज हो गई। अब बचा क्या? हाइड्रोजन। अब उस हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का एडिशन कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है, तो इसीलिए इसे क्या बोला? रिडक्शन बोला। तो तीसरा प्रोसेस क्या होगा? तीसरा प्रोसेस हो गया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो ये आपके 3 स्टेप्स हो गए, 4 स्टेप हो गए। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। पहला स्टेप क्या है? सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। वो केमिकल एनर्जी क्या करेगी? वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ेगी। वो वाटर का मॉलिक्यूल पूरा डिटेल में है। ये जो फोटोसिंथेसिस एक चैप्टर है आपका 11th क्लास के अंदर। ठीक है, तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी वाटर को तोड़ देगी। वाटर को टूटने की वजह से ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस बची। वो हाइड्रोजन गैस को कहाँ ऐड कर दिया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और हम जानते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या बोला? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो यहां तक के आपका, ठीक है, ड्यूरेशन कितनी हो गई इस चैप्टर की? लगभग इस चैप्टर की ड्यूरेशन 32 मिनट की ड्यूरेशन हो चुकी है। ठीक है, यहां तक के आपका फोटोसिंथेसिस वाला लेक्चर जो है पूरा हो गया। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पर पूरा होता है। अब बात करेंगे हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात यह है, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आई फ्लू हो गया, आई में इन्फेक्शन है। ठीक है, थ्रोट में भी इन्फेक्शन है, उसके अलावा फीवर भी चल रहा है कुछ दिनों से। और मैंने फिर भी सोचा कि चलो अब मैं बीच में थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ अपना, तो इसी वजह से आपके क्लासेस 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, जितना भी टाइम मुझे रिकवर होने में लगेगा, 3 दिन या 2 दिन या आपकी ये क्लासेस ऑफ रहेंगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया है उसे आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें। उसके अलावा आप एनसीईआरटी की बुक रीड करें, उसका हमने पीडीएफ आपकी बुक के अंदर प्रोवाइड ऑलरेडी करा रखा है। आपकी वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है, वेबसाइट जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आपको उसको वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में भी आपको चीज़ें अवेलेबल होंगी। ठीक है, लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन अभी जब तक मैं बिल्कुल पूरी तरह रिकवर नहीं कर जाता, पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, तब तक आपकी क्लास नहीं होगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं फिर भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो आपकी जितनी भी 2 दिन की छुट्टी 3 दिन की छुट्टी होगी, आप प्लीज़ उसका सही से यूटिलाइज करें। जितना मैंने पढ़ा दिया उतना पढ़ें। उसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर आपके 2 एक्टिविटी हैं, एक्टिविटी 6.1 और एक्टिविटी 6.2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हैं, इन एक्टिविटी को ध्यान से देखिएगा। इनसे रिलेटेड वीडियो आज शाम को आपके ग्रुप के अंदर डाल दी जाएगी।
और इन एक्टिविटी का सॉल्यूशन, इनका डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक तरह के एनिमेटेड वीडियो होगी, ठीक है। जो एनिमेटेड वीडियो होगी वो एनिमेटेड वीडियो आपके ग्रुप के अंदर डाल दी जाएगी। उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उस एक्टिविटी को पढ़िएगा और उनका आंसर वहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। सब है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, आंसर, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन सब है। बस आपको पहले एक्टिविटी पढ़नी है कि कौन सी एक्टिविटी है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको वो वीडियोज़ देखनी है जो एनिमेटेड वीडियोज़ हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि वे एक्टिविटी एक्चुअल में कर क्या रही है, कहना क्या चाह रही है, ठीक है। तो क्लासेस 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब तक भी मैं पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक मेरी पूरी तरह आंखों का भी इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, आंखों की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे, तो तब तक आपकी क्लासेस बिल्कुल पूरी तरह से ऑफ रहेंगी, आपकी क्लास नहीं चलने वाली हैं। उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करें। ऐसा नहीं है मैं अवेलेबल रहूँगा, मोबाइल फ़ोन वगैरह बहुत कम यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। 1-2 घंटे के लिए इस्तेमाल करा जाएगा मोबाइल, ठीक है। और आपको जो है अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मतलब स्क्रीन से देख के तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फ़ोन पे बात करेंगे आप, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, ठीक है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपका पूरा हो चुका। आगे हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। उसके अलावा अमीबा के अंदर, ह्यूमन के अंदर, ये हम न्यूट्रिशन के फर्दर और आगे चीज़ें देखने वाले हैं। चैप्टर में अभी और मज़ा आने वाला है, साइंस में बहुत मज़ा आएगा, डोंट वरी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए, खैर, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घरों के अंदर रहें भैया, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट।